हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था। इसके बारे में जाना था कैपेसिटर क्या है, इसकी संरचना के बारे में जाना था हमने। कैपेसिटर क्या है, इसकी संरचना कैसे बनती है, पैरेलल प्लेट कैसे और परावैद्युतांक क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। कुछ इसके फार्मूले भी देख लिए थे। आज हम ये कैपेसिटेंस किसके पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने लिख दिया था रिलेटिव परमिटिविटी पे और एरिया पे और उसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आगे हम पढ़ेंगे विलगित गोले का कैपेसिटेंस क्या होता है। विलगित गोला, आप लिखेंगे विलगित गोले का कैपेसिटेंस। विलगित विलगित गोले का कैपेसिटेंस, गोले का की धारिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे एक स्फीयर होगा जो कि गोला होगा, स्फीयर जानते हैं। यहाँ पे चार्ज है इसके चारों ओर। स्फीयर है तो इसमें कोई रेडियस होगी, तो इसका जो कैपेसिटेंस निकलता है तो C इक्वल टू निकलता है 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू इसकी रेडियस, जो इसकी रेडियस होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका फार्मूला बन के आ जाता है। अब पढ़ेंगे मल्टीपल प्लेट का कैपेसिटर। मल्टीपल प्लेट्स हैं तो उसमें कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। इसमें मल्टीपल प्लेट होंगी, यहाँ बना देता हूँ मैं। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एक यहाँ से टर्मिनल इसका निकल आता है, एक यहाँ से टर्मिनल। इसका T1 कह सकते हैं आप, इसको हम T2 कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये प्लेटें हैं, 1 2, यहाँ का नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। इसकी 1 प्लेट हो गई, 2 प्लेट हो गई, 3 प्लेट हो गई, 4 प्लेट हो गई। सॉरी दिखा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे आप फिर से। मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ेंगे। इसमें हमने एक ये प्लेटें रखी हुई हैं कैपेसिटर की, इसमें 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट और ये 7वीं प्लेट। 7वीं प्लेट यानी 7 प्लेटें। अब इसमें कैपेसिटर देखिए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। यहाँ देखेंगे एक इसके बीच में बनेगा, एक इसके बीच में बनेगा, एक इसके बीच में बनेगा, फिर इन 2 प्लेटों के बीच में बनेगा और इन 2 प्लेटों के बीच बनेगा और इन 2 प्लेटें। आप देखिए कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितनी प्लेटें हैं उससे एक कम कैपेसिटर बन रहा है। तो इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन A/d फैरेड। ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आ जाता है। इसमें जितनी प्लेटें होती हैं उससे एक कम कैपेसिटेंस बनता है, एक कम कैपेसिटर बनता है, जिसकी हम धारिता ज्ञात करेंगे तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। अब पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में बताया था एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन परमिटिविटी है। एप्सिलॉन ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। अब पढ़ें कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डिफिनीशन लिखेंगे। इट जिस प्रकार से हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस को पढ़ा था उसी प्रकार एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। इट ऑफर्स अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। लोग ये करंट को बहने में, धारा को बहने में अपोजिशन यानी विरोध प्रदान करता है।
इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको XC से। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट ओम की तरह होती है। ओम भी अपोजिशन रिप्रेजेंट करता था, करंट को रोकता था, विरोध प्रकट करता था करंट के पाथ में, रास्ते में। उसी प्रकार ये भी विरोध कर रहा है, इसका मतलब इसका भी यूनिट ओम होगी। ठीक है, इसमें फार्मूला आता है XC इक्वल टू होता है 1/ω/c। इसको आप लिख लेंगे, इसकी यूनिट ओम होती है। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आप यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं 1/2πfc ओम। यहाँ से ये भी फार्मूला आप बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ तक हमने देख लिया। आज हमने देखा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। जो आइसोलेटेड हमारा स्फीयर होगा, इसका चार्ज होगा, इसमें रेडियस होगी स्फीयर की, उसकी हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें, 4πε0 इंटू आर रेडियस है। यहाँ पे आर इक्वल टू हमारी रेडियस है, और रेडियस इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या है। फिर हमने मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर देखा। यदि कई सारे प्लेटों को मिला के कैपेसिटर को बनाया जाता है तो उसमें कितने कैपेसिटर होंगे वो हमने देखा। यहाँ पे देख रहे हैं 7 प्लेटें हैं, तो इसमें 6 कैपेसिटर बन रहे हैं, यानी कि एक कैपेसिटर कम बनता है। मतलब जितने प्लेटें होती हैं उससे एक कम कैपेसिटर की नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है। तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर, होता है। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर NOC, नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है n-1। नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये नंबर ऑफ प्लेट होंगी, n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी। ये या जो n जो है नंबर ऑफ प्लेट होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर NOC को नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे n-1, इतने हमारे कैपेसिटर होंगे। ठीक है, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। हमने ये सारी चीज़ पढ़ ली। अब एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये चीज़ हम देखते हैं। एनर्जी हमारी कैपेसिटर में किस रूप में होती है स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने देखा था कि जो इंडक्टर था हमारा, उसमें हमारी एनर्जी किस रूप में हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जबकि कैपेसिटर में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। इसका फार्मूला आता है E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आपने Q इक्वल टू CV पढ़ा है, तो यहाँ से यदि मैं C इक्वल टू Q/V लिख देता हूँ तो यहाँ से आप दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसकी हमेशा जूल ही होगी। C की वैल्यू यहाँ जब रखेंगे तो E इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू Q/V रख देंगे इंटू B स्क्वायर, पहले से है तो स्क्वायर से एक B कट जाएगा, तो E इक्वल टू हाफ QB, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप B इक्वल टू Q/C लिख दें इसको, तो इससे एक फार्मूला और बन जाएगा, E इक्वल टू हाफ Q ऐसे ही रहेगा, B की जगह हम रखेंगे Q/C, तो यहाँ से फार्मूला बन के आएगा E इक्वल टू हाफ Q²/C। इसकी यूनिट होती है जूल। ये हमने यहाँ तक एनर्जी देख लिया। एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और इसके फार्मूला हमने देख लिए। अब देखते हैं स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि हमारा ये स्टार कनेक्शन का, यहाँ लिख देता हूँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, लिख देता हूँ। यदि हमारे यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ये हमारी स्टार कनेक्शन है, इसकी वैल्यू हम C कर देते हैं। यदि हमारी सारी वैल्यू हमारी C है, तो इसको जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, ऐसे हम डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। जब हम स्टार को
ये एरो का मतलब है स्टार से डेल्टा में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। जो इसकी सी की वैल्यू होगी तो इसको 3 का भाग दे देंगे, अर्थात इसको हम c/3 कर देंगे, जितना आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c/3 हो जाएगी, यहाँ भी c/3 हो जाएगा, यहाँ भी c/3 हो जाएगा, ठीक है। जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे, जो भी वैल्यू इसमें होगी उसको मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे। यदि हम स्टार से डेल्टा करते हैं तो हम 3 से भाग दे देते हैं, स्टार की जो वैल्यू होगी उसमें 3 का भाग दे देंगे तो डेल्टा की हमारी वैल्यू आ जाएगी। यदि डेल्टा की वैल्यू दी गई है और हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इससे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही सी आ जाएगा। देख लिए 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, जो वैल्यू हमारी दी है यानी c/3 से, 3 से 3 कट जाएगा तो सी इसकी वैल्यू आ जाएगी हर आर्म के, हर फेज की। इसको आप RYB फेज कर सकते हैं, यहाँ से इसको R कर सकते हैं, इसको Y कर सकते हैं, इसको B कर सकते हैं। यदि हम यहाँ से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, स्टार कनेक्शन में यदि हमारा स्टार कनेक्शन में 9 फैरेड दिया हुआ है, इधर में 9 फैरेड दिया है और इधर में 9 फैरेड दिया है, कन्वर्ट करना है इसमें, कन्वर्ट इनटू डेल्टा। यदि हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना, मैंने बताया है कि जब समान वैल्यू के कैपेसिटर लगे हुए होते हैं तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए 3 से हम भाग दे देते हैं। जब हम 3 से भाग देंगे इन डेल्टा में क्या करेंगे, c/3 करते हैं तो c कितना है 9, 9/3 अर्थात 3। तो जब हम डेल्टा कन्वर्जन कर देंगे तो 3 के कैपेसिटर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा 3 का ये भी हो जाएगा, 3 फैरेड का ये भी हो जाएगा, 3 फैरेड का ये भी हो जाएगा। यदि हम इसको डेल्टा मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे मैं मान लूँ कि 2 इधर है और इधर पर, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन 2 फैरेड का लगा हुआ है। यदि हम स्टार में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इन स्टार, यदि हम स्टार में कन्वर्ट करें तो कैसे बनेगा, मैंने बताया था जब हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हम 3 का कर देते हैं। जो ये वैल्यू दी हुई समान वैल्यू रहती है सबकी, यदि जो वैल्यू दी है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टार कनेक्शन हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे हमारा स्टार कनेक्शन बन जाएगा। जो कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फैरेड और 6 फैरेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें पढ़ी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आइसोलेटेड गोले की धारिता हमने पढ़ी। धारिता में हमने पढ़ा कि जो कैपेसिटेंस होता है टोटल एक गोले का 4πε0 इंटू आर रेडियस फैरेड होता है, इसका फार्मूला। हम फिर पढ़ते हैं मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। यदि कई सारे प्लेटें हैं तो उसमें हम कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फिर हमने देखा ये कई सारी प्लेटें हैं कैपेसिटर के, ये और ये कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, 3 4 5, इस तरह से हमने गिन लिया। इसमें हमने देखा कि जितनी प्लेटें होती हैं उससे एक कम कैपेसिटर की संख्या होती है। तो n जो होता है हमारा, n होता है नंबर ऑफ प्लेट्स। यदि ये नंबर ऑफ कैपेसिटर की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कैपेसिटर की बात करें हम तो n-1 हमारा नंबर ऑफ कैपेसिटर की संख्या है। n क्या है, n नंबर ऑफ प्लेट, मतलब कितनी प्लेटें हैं। आपने यहाँ पे देखा 7 प्लेटें हैं, जब 7 से 1 घटा देंगे तो बचेगा 6, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर की संख्या 6 हो जाएगी। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कैपेसिटर कैसे फाइंड करेंगे, n-1, n नंबर ऑफ प्लेट, जितनी प्लेटें होंगी उससे 1 घटा देंगे और एप्सिलॉन A/D कर देंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन r होता है। यहाँ से पुट करके एरिया दिया रहेगा, इसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होगी। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होगी, आप वैल्यू रख के सीधे आप फाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने देखा कि जो हम करंट फ्लो करवाते हैं उसका विरोध करता है, वही हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ये जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XC से, यूनिट इसकी होती है ओम। XC = 1/ω/C ओम हो जाएगा।
ओमेगा इक्वल टू पाई एफ हमने पढ़ा है पहले। एक्स इक्वल टू एक ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ रख देंगे, 2 पाई एफ सी बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा, एनर्जी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। हमने देखा था इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो रही थी, जबकि हमारी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो रही है एनर्जी। हमने फार्मूला देखा E इक्वल टू हाफ CV² होता है, जो कि जूल में मेजर किया जाता है एनर्जी, आप सबको पता है। फिर हमने यहाँ से देखा यदि Q इक्वल टू CV हमने फार्मूला पढ़ा था, इधर पीछे साइड हमने Q इक्वल टू CV फार्मूला पढ़ा था, ये C इक्वल टू Q/V ये फार्मूला पढ़ा था, जो कि Q क्या है, जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू है, और जो B वोल्टेज होता है जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज होता है। यहाँ से फार्मूला हम यहाँ से एक और बना सकते हैं, Q इक्वल टू CV हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यदि Q इक्वल टू CV रखते हैं तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है Q की जगह नहीं C की जगह में लिखेंगे Q/B, यहाँ हमने C की जगह में Q/B लिख दिया। यहाँ B स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है तो स्क्वायर से एक B कट जाएगा, जिससे कि हाफ CV बच जाएगा। यदि हम B इक्वल टू Q/C करते हैं, यहाँ से B इधर ले आते हैं, C को इसके बटन में चला जाएगा, तो ये हमारा Q/C बन जाता है। यदि B की जगह हम Q/C लिखते हैं तो ये Q और ये Q, तो Q स्क्वायर बन जाता है, तो C हो जाता है हाफ Q²/C जूल बन जाता है। जब हम स्टार और डेल्टा कन्वर्जन में देखते हैं तो स्टार से जब हम डेल्टा को में कन्वर्ट करते हैं तो 3 का भाग दे देते हैं, प्रत्येक आर्म की जो भी वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की उसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो हमारा डेल्टा कनेक्शन की वैल्यू आ जाती है। यदि डेल्टा दिया है तो उसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी वैल्यू डेल्टा में दी हुई होती है। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसके सीरीज पहला कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज पहला कॉम्बिनेशन जो कि रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज पहला कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे आप करते हैं। थैंक यू।